ये कहानी शुरू होती है साल 1979 से। अमेरिका और यूएसएसआर में कोल्ड वॉर चल रहा था। अफगानिस्तान इसका बेस बना हुआ था, जहां यूएसएसआर की आर्मी ने कब्जा जमा रखा था। कहते हैं कि यूएसएसआर ने अफगान गवर्नमेंट के सपोर्ट में अपनी आर्मी भेजी थी, लेकिन अमेरिका इस बात से बेहद नाराज था। वो चाहता था कि यूएसएसआर की आर्मी अफगानिस्तान से निकल जाए, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट वॉर करना भी सही नहीं था। ऐसे में अमेरिका ने एक प्लान बनाया और प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत की। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस सीआईए ने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू किया। साथ ही पाकिस्तान से ये कहा कि वो अफगानिस्तान के अफीम और ड्रग्स को खरीदकर यूएसएसआर के सोल्जर्स को सप्लाई करे, ताकि वो ड्रग एडिक्ट हो जाएं और उनका फाइटिंग पावर भी कम हो जाए। पाकिस्तान ने ऐसा ही किया और कुछ ही सालों में सोवियत सोल्जर्स अफगानिस्तान से थकने लगे। 1988 में सोवियत आर्मी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, लेकिन आईएसआई ने ड्रग ट्रेड कंटिन्यू रखा। उसने नया टारगेट बनाया कश्मीर को। वो कश्मीर की यूथ को ड्रग एडिक्ट बनाना चाहती थी, लेकिन मुस्लिम ड्रग को हराम मानते हैं, इसलिए कश्मीर में उसका प्लान फेल हो गया। तब आईएसआई ने टारगेट किया पंजाब को और ऑपरेशन K2 लॉन्च किया। K2 यानी खालिस्तान और कश्मीर। कहते हैं कि भारत से बार बार जंग हारने के बाद पाकिस्तान को यह समझ आ गया था कि वो डायरेक्ट वॉर में इंडिया से कभी नहीं जीत सकता, इसलिए उसने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू किया और पंजाब में खालिस्तान तो कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने लगा। ऑपरेशन K2 के तहत उसने पंजाब के घर घर में ड्रग्स पहुंचाए। देखते ही देखते पंजाब की यूथ ड्रग्स की गिरफ्त में आती गई, लेकिन पाकिस्तान यही नहीं रुका। वहां के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1964 में ही इंडिया के खिलाफ 1000 ईयर वॉर छेड़ दिया। वो चाहते थे कि भारत से लगातार जंग होती रहे, जिसमें सिखों का साथ पाने के लिए उन्होंने इस पाकिस्तानी रेडियो का इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ सालों बाद ही 1971 में ही बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू हो गया। इस जंग में पाकिस्तान को करारी हार मिली। ऊपर से उसे ईस्ट पाकिस्तान का पूरा एरिया भी खोना पड़ा, जिसका बदला लेने की कसक जुल्फिकार अली भुट्टो के दिल में ऐसे जगी कि उन्होंने पंजाब में टेररिज्म को जमकर सपोर्ट किया। वो न्यूयॉर्क में खालिस्तानी लीडर जगजीत सिंह चौहान से मिले और उन्हें पाकिस्तान आकर ननकाना साहिब से खालिस्तानी मूवमेंट शुरू करने का ऑफर दिया। उन्होंने न सिर्फ उन्हें पाकिस्तान बुलाया, बल्कि ये वादा भी किया कि ननकाना साहिब को वो खालिस्तान की राजधानी बनाएंगे। कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के सामने ही जगजीत सिंह ने इंडिपेंडेंट खालिस्तान की मांग उठाई, लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आया और भुट्टो के खासम खास जनरल जिया उल हक ने उनका तख्ता पलट कर दिया। हालांकि जनरल जिया भी खालिस्तान को सपोर्ट करते थे, इसलिए उन्होंने भुट्टो की 1000 ईयर वॉर पॉलिसी के साथ साथ ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स की पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस किया। इस पॉलिसी का मेन फोकस था कि इंडिया के अलग अलग स्टेट में मिलिटेंसी हो जो सरकार की नाक में दम कर दे। इसके लिए जनरल जिया उल हक ने नेक्स्ट लेवल पर जाकर खालिस्तान को सपोर्ट किया। उन्होंने पाकिस्तान के आईएसआई हेडक्वार्टर में अलग से एक पंजाब शेल बनाई, जिसकी 3 स्टेज प्लानिंग थी। पहले स्टेज में भारत के लोगों को सिखों से अलग करना था। दूसरे स्टेज में सिखों का सरकार के खिलाफ आंदोलन और गवर्नमेंट मिशनरी को कमजोर करना था। तीसरे स्टेज पर लोगों को इतना भड़काना था कि वो सरकार के खिलाफ और सरकार उनके खिलाफ वायलेंस पर उतर आए। कहते हैं कि आईएसआई ने कश्मीर वैली में उग्रवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए पीओके, लाहौर और कराची में अपने ट्रेनिंग कैंप लगाए, जहां वो उन्हें गोरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग देते थे। 1981 से 1983 के बीच खालिस्तान के 3 इम्पोर्टेंट लोग शाबेग सिंह, बलबीर सिंह और अमरीक सिंह 6 बार पाकिस्तान गए थे। आईएसआई ने तो इंडो पाक बॉर्डर पर अपनी एक फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट तक लगा दी थी। वहीं दोनों तरफ के गुरुद्वारों का यूज हथियार रखने में होने लगा था। कहते हैं कि पाकिस्तान की तैयारी इतनी पक्की थी कि खालिस्तानियों को भारत सरकार के एक्शन का कोई डर ही नहीं बचा था। खुद भिंडरावाला कहते थे कि अगर सरकार ने कोई एक्शन लिया तो वो खेतों को पार करके पाकिस्तान भाग जाएंगे और वहीं से भारत के खिलाफ गुरिल्ला वॉर करेंगे। उनकी मदद के लिए पाकिस्तान ने अपने स्पेशल एसएसजी कमांडो तक भेजे हुए थे। कहते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले 8 जून 1984 को बड़ी संख्या में पाकिस्तानी एजेंट कश्मीर और कच्छ के स्मगलिंग रूट पर 3 दिन चलकर भारत पहुंचे थे। वहीं रूस की सीक्रेट एजेंसी ने तो रो को ये तक बताया
कि CIA और ISI एक कंबाइंड मिशन पर काम कर रही है जिसका कोड वर्ड है जिब्राल्टर। ISI चाहती थी कि अमृतसर, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बम ब्लास्ट किए जाएं, पॉलिटिकल लीडर्स का शूट आउट हो, प्लेन हाईजैक करके सुसाइड बॉम्बिंग की जाए। लेकिन आत्महत्या सिख धर्म में प्रतिबंधित है, इसलिए उसका ये प्लान कुछ खास चल नहीं पाया। हालांकि बात जब खालिस्तान को सपोर्ट करने की थी तो पाकिस्तान के लिए ये फायदे का सौदा था, क्योंकि विदेशों में बैठे खालिस्तानी पाकिस्तान को इसके लिए फंड देते हैं और बदले में पाकिस्तान को खालिस्तानी टेररिस्ट को सिर्फ शेल्टर देना पड़ता है। खुद ISI के एक्स डायरेक्टर हामिद गुल ने बताया कि पाकिस्तान में खालिस्तान के लिए एक्स्ट्रा डिवीजन रखने से टैक्स पेयर पर कोई खर्चा नहीं आता था। तभी तो खालिस्तानी कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पजवार, बब्बर खालसा लीडर बदवा सिंह बब्बर जैसे लोग पाकिस्तान में रहकर खालिस्तान चलाते थे। लाहौर में इनके परमानेंट ऑफिस थे और ये लोग जानबूझकर खालिस्तान के नक्शे में सिर्फ भारत वाला पंजाब ही दिखाते थे। हालांकि सवाल ये आता है कि इन सबके बीच कनाडा कहां से आ गया। कनाडा खालिस्तान के लिए भारत से अपने रिलेशन खराब करने पर तुला रहता है। इतिहास में जाकर देखा जाए तो पहले भी वो ऐसा कर चुका है। लेकिन सवाल आता है क्यों इंदिरा गांधी के टाइम से ही कैनेडियन गवर्नमेंट खालिस्तानी मिलिटेंट्स को सपोर्ट करती आई है। कैसे खालिस्तानी US, ब्रिटेन, स्पेशली कनाडा पहुंचे, क्यों कनाडा में खालिस्तानियों का इतना दबदबा है और क्या प्राइम मिनिस्टर बदलने पर कनाडा का खालिस्तान की तरफ रवैया भी बदलेगा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कनाडा में करीब 8 लाख सिख रहते हैं, जो वहां की टोटल पॉपुलेशन का 3% भी नहीं है। फिर भी ये कनाडा में इतने पावरफुल कैसे? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है इतिहास की गहराइयों में, जिन्हें जानने के लिए हमें चलना होगा कनाडा की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 11,000 किलोमीटर दूर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर बसा है कनाडा। ये देश 3 तरफ से महासागरों से घिरा है, जिसके नॉर्थ में आर्कटिक, ईस्ट में अटलांटिक और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। इसके साउथ में है अमेरिका और इसका कैपिटल ओटावा में है। एरिया के हिसाब से ये रशिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है, जहां करीब 3 करोड़ 90 लाख लोग रहते हैं। कनाडा में 65% क्रिश्चियन, 26% एथिस्ट यानी कि वो लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते, और बचे हुए 9% लोग अलग अलग रिलीजन को मानते हैं, और इन्हीं में सिख और हिंदू भी आते हैं। वैसे तो सिख कनाडा की माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन दुनिया भर में सिखों की पॉपुलेशन का 3.3% हिस्सा यही रहता है। हमारे हिंदुस्तान के बाद सबसे ज्यादा सिख कनाडा में रहते हैं, लेकिन ये हुआ कैसे, ये जानने के लिए हमें चलना होगा 1867 में। 1 जुलाई 1867 की बात है। ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट अधिनियम के तहत अपने हक वाली जमीन को कनाडा नाम दिया। 20 जून 1868 को गवर्नर जनरल लॉर्ड मॉन्क ने एक अनाउंसमेंट पेपर पर सिग्नेचर किए, जिसमें कनाडा के लोगों से ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया ने खुद 1 जुलाई को सेलिब्रेट करने के लिए कहा था। माने कनाडा भारत की तरह ही ब्रिटिश कॉलोनी तो था, लेकिन इसको इंडिया से 80 साल पहले ब्रिटेन का डोमिनियन बना दिया गया था, यानी कि कनाडा सेल्फ गवर्न्ड बन गया था। हालांकि कनाडा ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अपनाया, जिसका मतलब था कि वो अपने देश का हेड अभी भी ब्रिटेन के सम्राट को ही मानते थे। इसीलिए 1897 में जब क्वीन विक्टोरिया का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हुआ तो इसमें कनाडा ने भी पार्ट लिया, और इसी के लिए ब्रिटिश इंडिया से एक सोल्जर यूनिट को कनाडा भेजा गया। इस यूनिट में रिसालेदार मेजर केसर सिंह भी थे, जो कनाडा पहुंचने वाले पहले सिख थे। कई दिनों तक वो अपने साथियों के साथ यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में रहे, और जब वापस आए तो कनाडा की खूबसूरती के बारे में उन्होंने सबको बताया। उन्होंने लोगों को बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें वहां बसाना चाहती है, जिसके बाद तो सिखों में कनाडा जाने की होड़ लग गई। कहते हैं कि साल 1906 तक करीब 5000 लोग कनाडा पहुंचे, जिसमें 90% सिख थे। शुरू में ये लोग आरा मशीन चलाने, लकड़ी मिल में वर्क करने, माइनिंग और रेलवे की पटरी बिछाने जैसे लेबर वर्क करते थे, और बहुत कम सैलरी में भी खुश हो जाते थे। ये उन्हीं पैसों को बचाकर अपने घर हिंदुस्तान भेज देते थे, जिससे हिंदुस्तान में इनके परिवार पलते थे। हालांकि शुरू में इनका मकसद कनाडा में सेटल होने का नहीं था। ये तो वहां कुछ साल काम करने के लिए जाते और वापस अपने देश लौट आते। इसीलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
कनाडा की सरकार चाइना और जापान से आ रहे लेबर्स के नंबर को कंट्रोल करना चाहती थी, जिससे ब्रिटिश कोलंबिया के वेस्टर्न कोस्ट पर सिखों की पॉपुलेशन बढ़ती गई। शुरुआत में कैनेडियन लोगों को लगता था कि ये हिंदू ही हैं, लेकिन बाद में वो दाढ़ी और पगड़ी के कारण इन्हें अलग से पहचानने लगे। कहते हैं कि कुछ सालों बाद कनाडा में रहने वाले दूसरे लेबर्स सिखों के बढ़ते नंबर को देख टेंशन में आ गए। उन्हें लगने लगा कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने उन्हें तो कंट्रोल कर रखा है, लेकिन सिखों पर उनका कोई ध्यान ही नहीं है। ऐसे में इन लोगों ने सिखों पर ये एलिगेशन लगाए कि वो लोकल लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें ट्रोमोका है और वो इन्फेक्शन फैलाते हैं। रेसिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने व्हाइट कनाडा फॉरएवर नाम से एक सॉन्ग भी बनाया और देखते ही देखते वो सिख नहीं बल्कि साउथ एशिया से आए हर एक लेबर के खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि अब तक ये विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मामला वायलेंस में तब्दील हो गया। हुआ यूं कि 4 सितंबर 1907 को अमेरिका के बेलिंगहम सिटी में एशियाटिक एक्सक्लूजन लीग के 500 लोगों ने एक मीटिंग बुलाई और कुछ घंटों बाद ही उन्होंने एक लोकल लकड़ी मिल पर अटैक कर दिया। कहते हैं कि इस वुडन मिल में ज्यादातर लेबर साउथ एशिया के थे, जिन्हें उन्होंने जमकर पीटा, उनके घरों को लूटकर उनमें आग लगा दी और हालात ये कर दिए कि पुलिस को सिटी हॉल बंद करके इनकी जान बचानी पड़ी। लेकिन इसी पुलिस ने हमलावरों पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा 125 साउथ एशियन वर्कर्स को शहर से बाहर निकाल दिया। कहते हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट तो पहले ही ग्रैंड ट्रैक पैसिफिक रेलवे लाइन के लिए 10,000 जापानी वर्कर्स को परमिशन दे चुकी थी, जिसका भी लोकल लेबर्स ने विरोध किया और सरकार से माइग्रेशन लॉ को इम्प्लीमेंट करने की मांग की। हालांकि ऐसा करना कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं था। तब एशियाटिक एक्सक्लूजन लीग ने सरकार पर प्रेशर बढ़ाने का प्लान बनाया। उन्होंने 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा की और चाइना टाउन तक एक विशाल परेड निकाली। चाइनीज लेबर जहां रहते थे उस जगह को चाइना टाउन, जापानीज लोगों की कम्युनिटी जहां रहती थी उसे जापानीज टाउन कहते थे। इस तरह कनाडा में अलग अलग देशों के अलग अलग टाउन बने थे, जिन पर उकसाई भीड़ ने अटैक कर दिया। चाइना टाउन में उन्होंने जमकर तोड़फोड़ मचाई, लेकिन जापानीज से वो जीत नहीं पाए। वहीं सिखों के पास तो कृपाण और अपने हथियार थे, इसलिए उन्होंने भी गोरों की भीड़ को खूब पीटा। नतीजा ये रहा कि अगले ही दिन यानी कि 8 सितंबर को सुबह 3 बजे ये दंगे शांत हो गए। बाद में इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए रॉयल कमीशन भी बना। इस कमीशन ने चाइनीज और जापानीज लेबर को मुआवजा देकर शांत किया, लेकिन आखिरकार सरकार को इन लोकल वर्कर्स के आगे झुकना ही पड़ा। कनाडा ने जापानीज लेबर के पासपोर्ट कोटे को कम करके 400 तक लिमिट कर दिया। इंडिया के लेबर पर $200 का हेड टैक्स लगाया। माने अब कनाडा में एंट्री के लिए $200 का टैक्स भरना जरूरी हो गया। इसी के साथ उसने ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहे साउथ एशियन लोगों के वोटिंग राइट्स को भी खत्म कर दिया। कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि कनाडा का क्लाइमेट इंडियंस के लिए सही नहीं है, इसलिए उन्हें मेक्सिको के ब्रिटिश होंडुरस में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तब 1908 में करीब 1710 सिख ब्रिटिश कोलंबिया छोड़कर कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। इधर कैनेडियन गवर्नमेंट ने कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन एक्ट पास किया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई शख्स कनाडा आना चाहता है तो उसे अपने देश से डायरेक्ट आना पड़ेगा। अगर वो दूसरी कंट्री से होकर आता है तो इसे इल्लीगल माना जाएगा। इतिहास बताता है कि भारत उस वक्त ब्रिटिशर्स का गुलाम था और यहाँ से कनाडा के लिए कोई डायरेक्ट शिप भी नहीं था। ऐसे में कनाडा जाने वाले लोगों का नंबर कम होने लगा और पहले जहां भारत से हर साल 2500 लोग कनाडा जा रहे थे, 1909 आते आते ये नंबर दर्जन भर का रह गया। हालांकि अब भी बहुत से सिख कनाडा जाने के लिए बेकरार थे। ऐसे में सिंगापुर के इंडियन बिजनेसमैन गुरदीप सिंह ने जापान का एक शिप किराए पर लिया, जिसका नाम था कामागाटा मारू। कहते हैं कि 1914 में कामागाटा मारू सिंगापुर से कनाडा के लिए निकला। इस शिप में 376 भारतीय सवार थे, जिनमें 351 सिख थे। ये शिप जापान हांगकांग होते हुए कनाडा पहुंचा, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने लोगों को यहां उतरने की परमिशन ही नहीं दी, जिसके बाद करीब 2 महीने तक ये शिप कनाडा के कोस्ट पर खड़ा रहा। धीरे धीरे इसमें रखा राशन पानी भी खत्म होने लगा। शिप में फंसे लोगों का बुरा हाल देखकर मोहम्मद अकबर और सोहनलाल पाठक नाम के 2 भारतीय लोगों ने इन्हें कनाडा में एंट्री दिलाने की मुहिम शुरू की और अलग अलग कोस्टल कमेटी बनाकर कैनेडियन गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, लेकिन कनाडा सरकार ने तब भी इन्हें यहाँ उतरने नहीं दिया। ऐसे में यहाँ रह रहे इंडियन लेबर्स ने $22,000 का फंड जमा करके कैनेडियन गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर दिया।
हालांकि वो केस हार गए और कनाडा ने शिप को वापस कलकत्ता भेज दिया। कहते हैं कि शिप में सवार लोगों ने ये तय किया कि वो भारत वापस जाकर गदर करेंगे, लेकिन जैसे ही ये शिप कोलकाता पहुंचा, ब्रिटिशर्स ने बाबा गुरदीप सिंह और उनके लोगों को अरेस्ट कर लिया। तब गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ विद्रोह कर दिया और बदले में पुलिस ने लोगों पर फायरिंग कर दी। इसमें कई लोगों की जान चली गई। दोस्तों, ये इंसिडेंट कोलकाता की बजबज नाम की जगह पर हुआ था, इसीलिए इतिहास में इसे बजबज दंगा कहा जाता है। कहते हैं कि इस दंगे के बाद भारत में आजादी की आग और भड़क गई। इधर कनाडा में रहने वाले भारतीयों को समझ आ गया था कि जब तक उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे तब तक उनके हालात सुधरेंगे नहीं। ऐसे में उन्होंने लगातार आंदोलन शुरू किए। 1943 तक खालसा दीवान सोसाइटी ने कनाडा की सरकार पर जमकर प्रेशर बनाया, जिसका नतीजा ये रहा कि 1945 में कनाडा ने अपने यहाँ रह रहे भारतीयों को वोटिंग राइट्स दे दिए। हालांकि शर्त ये थी कि वर्ल्ड वॉर में उन्हें अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़नी होगी। इंडियंस इसके लिए मान गए और वोटिंग राइट्स हासिल कर लिए, जिसके 2 साल बाद यानी कि 1947 में कनाडा ने साउथ एशियन लेबर्स के खिलाफ बने लॉस को भी खत्म कर दिया। कहते हैं कि अब भारत आजाद देश था और कनाडा इसके साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता था, इसलिए उसने कॉन्टिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन एक्ट को खत्म कर कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हर साल 150 भारतीयों का कोटा था जो कनाडा जा सकते थे। कहते हैं कि तब तक कनाडा में साउथ एशिया के 2000 के करीब लोग ही रहते थे। फिर सवाल ये आता है कि कनाडा में सिखों की आबादी बढ़ी कैसे? तो इसकी शुरुआत हुई 1948 में, जब कनाडा और इंडिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुए। 1949 में पीएम जवाहरलाल नेहरू कनाडा के दौरे पर गए और वहां पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को एड्रेस किया। कनाडा ने इंडिया के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करने में भी हेल्प की और इन अच्छे रिलेशंस का ही असर था कि भारत के लोग फिर से कनाडा जाने लगे। कहते हैं कि उस वक्त कनाडा में इंडियंस की डिमांड भी थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से ही यूरोप की इकोनॉमी बूस्ट होने लगी थी, जिससे यूरोप के लोगों को उन्हीं के देशों में काम मिलने लगा और अब उन्होंने कनाडा आना बंद कर दिया। इससे कनाडा में लेबर्स की शॉर्टेज होने लगी। तब उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की और 1967 में कोटा सिस्टम को ही खत्म कर दिया। उन्होंने पॉइंट बेस्ड सिस्टम शुरू किया, जिसमें कुछ पॉइंट्स फिक्स किए गए, जैसे कि लेबर इतना एजुकेटेड होना चाहिए, उसके पास इतने पैसे होने चाहिए, ये लैंग्वेज उसे आनी चाहिए, और इसी के बेस पर कनाडा में लोगों को एंट्री दी जाने लगी। नतीजा ये रहा कि हजारों स्किल बेस्ड भारतीय कनाडा के टोरंटो और वैंकूवर जैसी सिटीज में सेटल होने लगे। 1961 तक जहां 6800 भारतीय कनाडा में रह रहे थे, वहीं 1971 आते आते इनका नंबर 68,000 तक पहुंच गया। इंडिया से माइग्रेट होकर कनाडा जाने वाले लोगों में सबसे बड़ा नंबर सिखों का था। देखते ही देखते सिख पॉपुलेशन के मामले में कनाडा भारत के बाद दूसरे नंबर पर आ गया और आज इसीलिए इसे मिनी पंजाब भी कहते हैं। लेकिन सवाल आता है कि यहाँ खालिस्तान की एंट्री कैसे हुई? तो दोस्तों, इसकी कहानी कुछ पुरानी है, जो शुरू होती है 1970 से। कहते हैं कि 1970 से लेकर 80 तक का पूरा डेकेड कोल्ड वॉर का था, जिस वक्त दुनिया यूएस और यूएसएसआर 2 गुटों में बंटी थी। तब भारत ने ऐलान किया कि वो किसी भी गुट में नहीं है, लेकिन 1971 में ही इंडिया ने यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली। इससे वर्ल्ड में ये मैसेज गया कि भारत यूएसएसआर के ग्रुप में है, वही कनाडा था यूएस के गुट में। ऐसे में दोनों में तलखियां होना लाजमी था, जिस पर भी आग में घी का काम किया स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट ने। हुआ यूं कि 18 मई 1974 को इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा सक्सेसफुली किया, जिससे अमेरिका नाराज हो गया। कहते हैं कि उस वक्त कनाडा ने भी एलिगेशन लगाए कि इंडिया ने अपने टेस्ट में न्यूक्लियर रिएक्टर साइरस का यूज किया है, जिसे कनाडा ने इंडिया को पीसफुल यूज के लिए दिया था। फिर क्या था, इस टेस्ट के बाद अमेरिका ने इंडिया पर सैंक्शन लगा दिए। कनाडा और भारत के रिश्ते भी बिगड़ने लगे। ऐसे में किसी भी एंटी इंडियन ग्रुप के लिए कनाडा में काम करना आसान हो गया और इसी का फायदा उठाया खालिस्तानियों ने। वो ऐसे कि 1980 आते आते सिख कम्युनिटी बड़े लेवल पर कनाडा की सिटीजन बन चुकी थी। इनके पास वोटिंग राइट्स थे, इसलिए ये राजनीति में भी मायने रखते थे। यही कारण था कि कनाडा की पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए इनमें जो भी लोग खालिस्तान को सपोर्ट करते थे, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसीलिए कनाडा
खालिस्तानियों के लिए सेफ हाउस बन गया था। ये बात 19 नवंबर 1981 की है। बब्बर खालसा का चीफ तलविंदर सिंह परमार लुधियाना में 2 पुलिस वालों का मर्डर करके कनाडा भाग गया। 1982 में उसके खिलाफ भारत में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। तब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कनाडा से परमार को भारत भेजने के लिए कहा, लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि कनाडा ने इससे मना कर दिया। कनाडा के सीनियर जर्नलिस्ट और खालिस्तानी आंदोलन पर लंबे समय तक रिपोर्टिंग करने वाले टेरी मिलेवस्की ने अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड 50 इयर्स ऑफ द ग्लोबल खालिस्तानी प्रोजेक्ट में इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि उस वक्त लेबर पार्टी के पीरे ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने इंदिरा से कहा कि कॉमनवेल्थ देशों के बीच एक्स्ट्राडिक्शन के प्रोटोकॉल लागू नहीं होते, इसलिए वो तलविंदर को भारत नहीं भेज सकते। हालांकि 1983 में जर्मनी में वो पकड़ा गया, लेकिन यहाँ उसने पगड़ी पहनने और वेज खाने के लिए भूख हड़ताल कर दी। तब 1984 में उसे रिहा कर दिया गया, जहां से वो फिर कनाडा आ गया। इसके बाद कनाडा खालिस्तानियों के लिए सेफ हाउस बन गया। इधर पाकिस्तान तो पंजाब में भिंडरावाला को इतना ताकतवर बना चुका था कि उसने गोल्डन टेम्पल पर ही डेरा जमा लिया। नतीजा ये रहा कि इंडियन आर्मी को ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करना पड़ा, जिसकी कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। कहते हैं कि इस ऑपरेशन ने खालिस्तान का सफाया तो किया, लेकिन बदले में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जान गंवानी पड़ी। इसके बाद भारत में सिख विरोधी दंगे भड़के और भागकर बहुत से सिख कनाडा जा पहुंचे। कहते हैं कि 28 जुलाई 1984 को अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और कई अलग अलग देशों से हजारों सिख न्यूयॉर्क में जमा हुए। यहाँ इनकी एक मीटिंग हुई, जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। कहते हैं कि इन्हीं में से एक खालिस्तानी लीडर अजैब सिंह बागरी ने तो स्टेज पर यह तक कह दिया था कि जब तक 50,000 हिंदुओं को नहीं मार देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसी मीटिंग में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की भी नींव रखी गई, जिसकी 2 ब्रांच थी। इनमें से एक कनाडा और एक थी अमेरिका में। आज यही ऑर्गेनाइजेशन वक्त वक्त पर खालिस्तान की डिमांड करता है और तब भी ये लगातार खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहा था। कहते हैं कि टेंशन के इस माहौल का फायदा उठाकर तलविंदर सिंह परमार और इंद्रजीत सिंह रियात बम ब्लास्ट की प्लानिंग करने लगे और 1985 में उन्होंने बम बना भी लिया। उन्होंने एक फ्रेंच कैनेडियन क्रिमिनल जेरी बाउड्रियाल्ट को इंडिया जाने वाले फ्लाइट में बम रखने के लिए $2 लाख ऑफर किए, लेकिन उसने ये ऑफर ठुकराते हुए सारी बात पुलिस को बता दी। इधर इंडियन एजेंसीज ने भी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को वार्न किया, लेकिन कनाडा की पुलिस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो परमार खुलेआम गुरुद्वारों में जाकर कहता था कि सिख एयर इंडिया के प्लेन में ना बैठे, क्योंकि वो बीच आसमान में टपकेंगे। खुद कनाडा की सीक्रेट सर्विस ने उसे रियात के साथ मिलकर वैंकूवर के जंगलों में जाते देखा था, जहां से एक ब्लास्ट की आवाज भी आई थी, जिसे उन्होंने गनशॉट मानकर इग्नोर कर दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि उन दोनों ने वहां बॉम्ब टेस्ट किया था। कनाडा पुलिस ने लाख वार्निंग के बावजूद भी परमार पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसका नतीजा ये रहा कि 23 जून 1985 को उसने वैंकूवर से इंडिया जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क में बॉम्ब प्लांट करने का प्लान बना लिया। हुआ यूं कि 22 जून को मनजीत सिंह नाम का एक आदमी दोपहर 3:30 बजे कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट से चेक इन करता है। उसने वैंकूवर से इंडिया जाने वाली फ्लाइट का टिकट लिया था, जिसका एक स्टॉपेज टोरंटो भी था। उसके पासपोर्ट पर नाम लिखा था एम सिंह, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसका टिकट कंफर्म नहीं था। तब उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी से थोड़ी बहस की, लेकिन बाद में गुजारिश की कि कम से कम उसका लगेज तो टोरंटो पहुंचा दिया जाए, ताकि उसे बार बार चेक इन ना करना पड़े। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पहले तो इसके लिए मना कर दिया, लेकिन उसका टिकट बिजनेस क्लास का था, इसलिए वो मान गए। इसके बाद एम सिंह ने उस सूटकेस को पैर से धकेलते हुए चेकिंग करवाया और किसी ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। माने बम से भरा बैग फ्लाइट में जा चुका था। ये फ्लाइट 8 बजे टोरंटो पहुंची, जहां से उसका लगेज इंडिया जाने वाली फ्लाइट 182 में लोड होने के लिए निकला। ये इत्तेफाक कहें या लापरवाही कि उसी के लगेज की चेकिंग के वक्त एक्सरे मशीन खराब हो गई, जिसके बाद बैग हैंड स्कैनर से चेक किए गए, जिनमें बीपिंग भी हुई, लेकिन चेकिंग करने वालों ने इसे इग्नोर कर दिया। इस तरह मनजीत सिंह का बम से भरा बैग इंडिया जाने वाले फ्लाइट 182 कनिष्क में आसानी से पहुंच गया। रात 12:15 कनिष्क टेक ऑफ करता है। इसमें करीब 329 लोग सवार थे और इसका नेक्स्ट स्टॉपेज था लंदन का हिथ्रो एयरपोर्ट।
कहते हैं कि लंदन पहुंचने में सिर्फ 45 मिनट बचे थे, तभी करीब 8:16 पर प्लेन रडार से गायब हो गया। कंट्रोल रूम ने उसी रूट पर उड़ रहे 2 दूसरी फ्लाइट्स के पायलट्स को इस बारे में बताया। तभी ब्रिटेन के एक कार्गो शिप के कैप्टन ने कंट्रोल रूम फोन किया और बताया कि उसने एक एरोप्लेन को अटलांटिक ओशन में तैरते देखा है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फ्लाइट 182 कनिष्क जब आयरलैंड के आसमान में था, तभी 31,000 फीट की ऊंचाई पर उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसे प्लेन आसमान में ही बिखर गया और उसका मलबा समंदर में आ गिरा। इस प्लेन में 268 कैनेडियन, 27 ब्रिटिशर्स और 24 इंडियन पैसेंजर थे, जिनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। इस ब्लास्ट के कुछ मिनटों बाद ही जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो के नारिटा एयरपोर्ट पर भी जोरदार ब्लास्ट हुआ। कहते हैं कि यह ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब टोक्यो पहुंची फ्लाइट का सामान एयर इंडिया की फ्लाइट 301 में शिफ्ट किया जा रहा था। बाद में पता चला कि खालिस्तानी मुंबई जाने वाली इस फ्लाइट को भी ब्लास्ट करना चाहते थे, इसलिए एक खालिस्तानी लाल सिंह ने बहुत ही चालाकी से अपना लगेज चेक इन करवाया। मनजीत सिंह की तरह उसने भी अपना सामान फ्लाइट में रखवा तो दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अमेरिका और कनाडा में डे लाइट सेविंग का नियम है। माने कि गर्मी के दिनों में घड़ी को 1 घंटा आगे और ठंड के दिनों में 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है, इसलिए उसने गलत टाइम सेट कर दिया और बॉम्ब प्लेन में पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट हो गया। इतिहास की माने तो कनिष्क प्लेन क्रैश 9/11 से पहले हुआ सबसे बड़ा क्रैश था, जिसकी जांच के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पूर्व जज BN कृपाल की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में हमले का मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार को बताया। कहते हैं कि मार्च से जून 1985 के बीच खुद कनाडा पुलिस ने उसके 210 कॉल रिकॉर्ड्स टेप किए थे, लेकिन इनमें से 156 कॉल डिलीट कर दी गई, जिसके 5 महीने बाद 8 नवंबर 1985 को कनाडा पुलिस ने परमार और रियाद के घर रेड डाली। अब इस बॉम्बिंग में उन दोनों का हाथ होने से जुड़ी कई तरह की बातें सामने आई। बावजूद इसके सबूतों की कमी बताकर दोनों को छोड़ दिया गया और 1988 तक दोनों आजाद घूमते रहे। इधर इंडिया में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बावजूद खालिस्तानी नाक में दम किए हुए थे। 1986 आते आते उन्होंने दोबारा अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। नतीजा ये रहा कि सरकार को ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च करना पड़ा, जिसे लीड किया KPS गिल ने। गिल एक IPS ऑफिसर थे। वो 2 बार पंजाब के DGP रह चुके थे। राजीव गांधी को उन पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो 1984 की गलती वापस नहीं दोहराना चाहते थे। उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी कंडीशन में आर्मी गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं जानी चाहिए। इस बार NSG कमांडोज को ये काम करना था, जिसके लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। उन्हें बाल और दाढ़ी बढ़ाने के लिए कहा गया ताकि वो सिखों के साथ घुल मिल जाए। वो अरावली हिल्स पर गोल्डन टेम्पल जैसा मॉडल बनाकर वहां प्रैक्टिस करते। NSG ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर रात की बजाय दिन में लॉन्च किया, जिस दौरान कमांडोज ने सबसे पहले कंटिन्यू फायरिंग की और फिर अचानक फायरिंग रोककर उन्होंने खालिस्तानियों से सरेंडर करने के लिए कहा। कहते हैं कि यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि खालिस्तानियों के पास राशन पानी खत्म नहीं हो गया। नतीजा ये रहा कि 18 नवंबर को 200 उग्रवादियों ने सरकार के आगे सरेंडर कर दिया। इस तरह ऑपरेशन ब्लैक थंडर सक्सेसफुल रहा। फिर भी इंडियन एजेंसीज रुकी नहीं। 1 लाख की आर्मी और 40,000 पैरामिलिट्री फोर्स को पंजाब की मिलिटेंसी खत्म करने के लिए लगाए रखा। नतीजा ये रहा कि 1992 में जहां मिलिटेंट्स ने 1500 से भी ज्यादा लोगों का मर्डर किया था, 1994 में ये नंबर घटकर 2 रह गया। इसके बाद भारत में खालिस्तान का पूरी तरह सफाया हो गया और जिन्हें इसे जिंदा रखना था वो पहुंच गए विदेशों में। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पाकिस्तान में खालिस्तानियों ने अपने बेस बनाए, जिनमें US, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसका यूज अपने फायदे के लिए करते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाउडी मोदी इवेंट में इस बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, तो अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी इससे नाराज हो गई। ये पार्टी अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी पर स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी के कहने पर सिख फॉर जस्टिस के गुरवंत सिंह पन्नू को एक्टिवेट कर दिया गया। 2020 में उसी पन्नू ने खालिस्तान के लिए रेफरेंडम चलाया, लेकिन जैसे ही इंडिया ने अपनी अमेरिकन पॉलिसी को चेंज किया, वैसे ही ये प्रोपेगेंडा गायब हो गया। हालांकि कनाडा में हालात अलग क्यों हैं, इसे जानने के लिए हमें कनाडा में सिखों की पावर को समझना होगा। कनाडा सिखों की पॉपुलेशन के मामले में पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पर आता है। यहाँ 7,70,000 के करीब सिख रहते हैं, जो कनाडा की आबादी का टोटल 2.12% है।
लेकिन कनाडा की पार्लियामेंट में इनका रिप्रेजेंटेशन 4% है। ये लोग सोशल और फाइनेंशियल रसूख रखते हैं और सबसे बड़ी चीज है इनकी यूनिटी। कनाडा में ज्यादातर सिख एक ही जगह रहते हैं, जैसे कि इनकी 33% पॉपुलेशन टोरंटो के मेट्रोपोलियन एरिया में, वहीं 25% पॉपुलेशन वैंकूवर में रहती है। इसीलिए इन शहरों में सिखों के वोट मायने रखते हैं। ऊपर से ये लोग गुरुद्वारों से भी कनेक्टेड रहते हैं। कनाडा में करीब 250 गुरुद्वारे हैं जहां सभी सिख माथा टेकने जाते हैं। कहते हैं कि जो भी कैनेडियन पॉलिटिशियन सिखों को लुभाना चाहता है वो इन गुरुद्वारों में जाते हैं, जहां उन्हें सारे सिखों को एक साथ एड्रेस करने का चांस मिल जाता है। इन गुरुद्वारों में लाखों डॉलर चढ़ावा आता है, जिससे कनाडा की पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिलती है और इनसे फंड लेने वाले पॉलिटिशियन इन्हीं के मुद्दों को आगे रखते हैं। दोस्तों, कनाडा की राजनीति में सिखों का असली दबदबा बढ़ा 2015 के बाद। हुआ यूं कि तब लिबरल पार्टी सत्ता में आई और इस बार पीरे ट्रूडो के बेटे जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर बने। तब उन्होंने खुद कहा था कि मेरी सरकार में मोदी सरकार से भी ज्यादा सिख हैं। फरवरी 2018 में जब ट्रूडो इंडिया आए तो उनकी वाइफ ने जसपाल सिंह अटवाल के साथ फोटो तक क्लिक करवाई। अटवाल एक खालिस्तानी था और एक इंडियन मिनिस्टर के मर्डर में भी उसका नाम आ चुका था। इसके बाद हंगामा हुआ, लेकिन ट्रूडो फिर भी नहीं माने। 2020 में उन्होंने भारत के किसान आंदोलन पर बयान दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के लिए इंडिया को डायरेक्ट अक्यूज कर दिया। अब सिखों के अलावा ट्रूडो के खालिस्तानियों से प्रेम करने के पीछे एक और नाम आता है और ये नाम है जगमीत सिंह का। जगमीत कनाडा की पॉलिटिकल पार्टी एनडीपी के चीफ है। वो कनाडा की संसद में पगड़ी पहनकर पहुंचने वाले पहले सिख थे। 2 जनवरी 1979 को टोरंटो के स्कारबोरो में हरमीत कौर और जगतारण धालीवाल के घर जगमीत का जन्म हुआ। उनके पिता एक साइकाट्रिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रगल के दिनों में जगमीत को उनके दादा के पास इंडिया भेज दिया था, लेकिन साल भर बाद ही उन्होंने अपने बेटे को वापस बुला लिया, जिसके बाद जगमीत ने टोरंटो से ही पढ़ाई की और यहाँ के लॉ कॉलेज से स्टडीज करके वो क्रिमिनल लॉयर बन गए। 2011 में उन्होंने अपना फर्स्ट इलेक्शन लड़ा और जीतकर एमपीपी यानी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट बने। 2017 में उन्होंने एनडीपी पार्टी का इलेक्शन जीता और अब इस पार्टी की कमान उन्हीं के हाथों में है। वैसे तो इस पार्टी के पास पार्लियामेंट में सिर्फ 24 सीटें ही हैं, लेकिन इसकी वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि 2019 के कैनेडियन इलेक्शन में जब लिबरल पार्टी को सिर्फ 157 सीटें मिली, तब इन्होंने ट्रूडो का सपोर्ट किया, जिसके बाद ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर बने और जगमीत सिंह बने किंग मेकर। उन्हें खुश रखने के लिए ट्रूडो लगातार एंटी इंडियन सेंटिमेंट पर जोर देते रहे और हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के लिए इंडिया को दोषी ठहराते रहे। अब ये निज्जर कौन है और इसका मर्डर कैसे हुआ, इसके पीछे एक अलग कहानी है। दोस्तों, निज्जर का जन्म पंजाब के जालंधर के पास भरसिंहपुरा गांव में 1977 में हुआ था। 20 साल की एज में उसने रवि शर्मा नाम से एक फेक पासपोर्ट बनवाया और कनाडा आ गया। यहाँ उसने खुद को रिफ्यूजी साबित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसका झूठ पकड़ लिया। तब 12 दिनों के भीतर उसने ब्रिटिश कोलंबिया की एक महिला से शादी करके कनाडा में एंट्री करनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इस शादी को भी बोगस माना। हालांकि 4 साल बाद साल 2001 में उसे अचानक से कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि निज्जर को ये सिटीजनशिप खालिस्तानियों ने दिलाई थी। बदले में वो खालिस्तान का एक्टिव मेंबर बन गया। कनाडा में आकर वो जगतार सिंह तारा से मिला, जिस पर पंजाब के सीएम बेद सिंह की हत्या के एलिगेशन थे। कहते हैं कि तारा भारत की जेल में बंद था, जहां से 104 फीट लंबी सुरंग खोदकर वो भाग गया और पाकिस्तान आकर उसने केटीएफ यानी कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स बनाई। इसी फोर्स ने निज्जर को बम बनाना सिखाया और अक्टूबर 2007 में उसने पहला ब्लास्ट लुधियाना के श्रृंगार थिएटर में किया। जब 2014 में तारा ने अपना बेस पाकिस्तान से थाईलैंड शिफ्ट किया, तब भी निज्जर ने उसकी मदद की थी, लेकिन अगले ही साल वो अरेस्ट हो गया और केटीएफ की कमान निज्जर के हाथों में आ गई, जिसके बाद निज्जर पर बहुत सारे केस दर्ज हुए। 2016 में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया। कहते हैं कि जब ट्रूडो इंडिया आए तो खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें 9 खालिस्तानियों की लिस्ट दी, जिसमें निज्जर का नाम भी था, लेकिन ट्रूडो ने कुछ नहीं किया। तब 2020 में इंडिया ने उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया, लेकिन अगले ही साल उसने जालंधर के एक हिंदू पंडित कमलदीप शर्मा पर अटैक करवाया, जिसके बाद वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन गया।
भारत ने उसके सर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा, लेकिन कहानी तब बदली जब निज्जर ने 2022 में एक्स खालिस्तानी रिपुदमन सिंह का मर्डर करवा दिया। कहते हैं कि रिपुदमन सिंह मलिक 1985 कनिष्क प्लेन ब्लास्ट का आरोपी था, लेकिन 2019 में उसका मन बदल गया और वो खालिस्तानियों को ही कोसने लगा, जिसके बाद निज्जर ने उसे मर्डर करने की धमकी दी और कुछ दिन बाद रिपुदमन सिंह मलिक को गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद पता चला कि अलग अलग खालिस्तानी ग्रुप्स के बीच भी गैंग वॉर चलती है। कनाडा में फंडिंग, इमिग्रेशन, बिजनेस और इंडिया से भागकर आया कौन सा गैंगस्टर किस ग्रुप को ज्वाइन करेगा, इसे लेकर अलग अलग गुटों में मारामारी चलती रहती है। और ऐसी ही मारामारी रिपुदमन और निज्जर के बीच भी थी। निज्जर ने रिपुदमन को रास्ते से हटाया, जिसके बाद से ही मलिक गैंग बदला लेने की फिराक में था। कहते हैं कि 18 जून 2023 को निज्जर और उसका साथी गुरदीप सिंह तूर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी तूर ने गोलियों की आवाज सुनी। उसने भागकर निज्जर की गाड़ी चेक की तो देखा कि निज्जर गोलियों से छलनी हो चुका था और नकाब पहने 2 लोग भाग रहे थे। कहते हैं कि साल भर पहले इसी स्टाइल में मलिक का भी मर्डर हुआ था। लोगों का कहना था कि मलिक गैंग ने हिसाब बराबर किया है, लेकिन सिख फॉर जस्टिस के गुरवंत सिंह पन्नू और निज्जर के परिवार ने एलिगेशन भारत पर लगाए। हद तो तब हो गई जब खुद जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट में भारत को दोषी ठहराया और इंडिया के एक डिप्लोमेट को कनाडा से बाहर निकाल दिया। बदले में भारत ने भी कनाडा के डिप्लोमेट्स को देश से बाहर कर दिया और यहीं से दोनों देशों के रिलेशन खराब होने लगे। खुद कनाडा के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर डेविड मॉर्गन ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर प्लांट करवाकर निज्जर के मर्डर के एलिगेशन होम मिनिस्टर अमित शाह पर लगाए। उनका कहना था कि एनएसए अजीत डोवाल ने इस काम के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सर्विसेज ली हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि इंडिया ने 2022 में ही कनाडा को वार्न कर दिया था कि वहां लॉरेंस गैंग एक्टिव है जो निज्जर का मर्डर करवा सकता है, लेकिन कनाडा ने इस पर ध्यान नहीं दिया और जब मर्डर हो गया तो दोष इंडिया के मत्थे मर दिया। 30 अक्टूबर 2024 को कनाडा ने नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26 की रिपोर्ट जारी की और चाइना, रशिया, ईरान के साथ साथ भारत को भी अपनी साइबर एडवाइजरी लिस्ट में डाल दिया। माने कनाडा को भारत से साइबर अटैक का खतरा है। इसके बाद उसने भारत पर अपने डिप्लोमेट्स की जासूसी के एलिगेशन लगाए और जब खालिस्तानियों ने कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमला किया तब भी ट्रूडो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। ट्रूडो ने खालिस्तानियों को खुश करने की खूब कोशिश की, लेकिन अब ट्रूडो का दौर खत्म हो चुका है और मार्क कार्नी कनाडा के नए पीएम बन गए हैं। वैसे तो कार्नी प्रॉपर कैनेडियन लोगों के ज्यादा हिमायती माने जाते हैं, लेकिन अपने देश के खालिस्तानियों और इंडिया को लेकर उनका स्टैंड क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर भी कनाडा में खालिस्तानी सपोर्टर्स का होना हिंदुस्तान के लिए एक टेंशन का मैटर तो है ही। कनाडा में खालिस्तान इतना खुलकर ऑपरेट इसलिए करता है क्योंकि यहाँ के गुरुद्वारों को मैनेज करने के लिए एसजीपीसी जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि इन्हें इंडिपेंडेंट लोग चलाते हैं जिन्हें खालिस्तानी आसानी से अपनी तरफ कर लेते हैं। हालांकि कनाडा में बहुत कम सिख ही ऐसे हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो करते हैं उन्हें मीडिया फुटेज ज्यादा मिलता है, उनके पास पॉलिटिकल पावर है, इसीलिए वो पब्लिक डोमेन में भी ज्यादा दिखते हैं। हालांकि सवाल ये भी आता है कि अगर खालिस्तानियों को अपने सपने से इतना ही प्यार है तो ये पाकिस्तान वाला पंजाब अपने नक्शे में क्यों नहीं दिखाते, जबकि महाराजा रंजीत सिंह की कैपिटल लाहौर और गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली ननकाना साहिब तो पाकिस्तान में ही है। तो दोस्तों इसके पीछे की असल वजह है पाकिस्तान की जालसाजी। पाकिस्तानी बड़े बड़े खालिस्तानी लीडर्स को अपने यहाँ शेल्टर देता है ताकि वो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर कर सके। भिंडरावाले का भतीजा लखबीर सिंह रोड़े भी पाकिस्तान में बैठकर ही खालिस्तान का राग गाता था। इसीलिए खालिस्तानी नेता पाकिस्तान का एरिया छोड़ देते हैं और भारत के पंजाब को खालिस्तान के नक्शे में शो करते हैं। साफ है कि खालिस्तानी फंडिंग के पैसों पर मौज लेते हैं और इस बात को भारत के पंजाबी भी समझते हैं, इसीलिए वो खालिस्तान को ज्यादा तूल नहीं देते। अमृतपाल सिंह हो या जस्टिन ट्रूडो, इन सबको इग्नोर करके भारत के सिख सबसे आगे अपनी भारत माँ को रखते हैं और इसीलिए हर भारतवासी सिख कम्युनिटी पर प्राउड करता है। बहरहाल दोस्तों, पंजाब की हिस्ट्री पर यह था हमारा पार्ट 4 यानी कि लास्ट पार्ट। इसी कहानी के पार्ट 1, 2 और 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन रिपोर्ट्स को जरूर देखें और जाने से पहले हमें ये बताकर जाएं कि ये रिपोर्ट्स आपको कैसे लगी और आप हमें कहां से देख रहे हैं। हम मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।